ओके, फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ। मतलब आपकी जो प्लांट्स का जो लाइफ का प्रोसेस है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स हो गए जैसे कि एल्जी और सियानोबैक्टीरिया, वो क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जितनी भी लाइट एनर्जी होती है, मतलब सनलाइट से जो आई हुई एनर्जी होती है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो इट्स मीन्स कि फोटोसिंथेसिस आपका फूड प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें जो है फूड की सिंथेसिस की जाती है। अब हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस अल्जी और बैक्टीरिया में डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ सयानो बैक्टीरियाज हैं जहाँ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिखाया गया है। कुछ हमारे पास ग्रीन एल्जी है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है। अच्छा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब ये प्रोसेस होता है तो आपके पास कुछ लाइट एनर्जी है वो कैप्चर होती है। मतलब जैसे ही लाइट एनर्जी कैप्चर होती है तो वो यूज होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। मतलब वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड मिनरल्स में कन्वर्ट करती है इनटू ऑक्सीजन में। और आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है लास्ट में जिसको हम शुगर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो आपका जो लाइट एनर्जी का जितना भी प्रोसेस है वो डिपेंड करता है आपकी एनर्जी में, और आपका डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ में, आपकी डेवलपमेंट में, और आपकी जो है प्लांट्स की ग्रोथ में, प्लांट्स की डेवलपमेंट में, जहाँ पे शुगर की प्रोसेस होती है जिसमें लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है और एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो आपका ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन है एंड वाटर है, दैट हेल्प टू सिंथेसाइज द शुगर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही लाइट एनर्जी आई है, सो लाइट एनर्जी है बीन कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। और इसके अलावा इसमें जो है वो वाटर की सिंथेसिस होती है, और सारा प्रोसेस जो है वो भी जो है वो प्रोसेस किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले आपके पास आती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमारे पास जो ऑर्गन है विच वी कॉल द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करता है? आपकी सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, जो कि प्राइमरी इन द फॉर्म ऑफ द ब्लू एंड रेड वेवलेंथ होती है। तो ये आपकी जितनी भी लाइट एनर्जी है, जितनी भी लाइट अब्जॉर्प्शन है, उनको ये कलेक्ट करता है। और उसको क्या है, क्लोरोफिल, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन इज द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करेगा और आपकी जितनी भी वेवलेंथ उनको ब्लू एंड रेड वेवलेंथ में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। सो दिस इज वी कॉल द लाइट अब्जॉर्प्शन रिएक्शन। सो दिस इज द जर्नल सनलाइट। सनलाइट क्या करेगी? आपकी जितनी भी लाइट एनर्जी है उनको कैप्चर करेगी इन द फोटोसिंथेसिस विच वी कॉल द क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में आपकी एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द ग्लूकोज फॉर्मेशन। सो दिस इज द जर्नल ऑफ फोटोनिक रिएक्शन, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हमारे पास सबसे पहले आती है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द वाटर मॉलिक्यूल। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा टू मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन, टू मॉलिक्यूल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। ये क्या करेगा कि टू मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन ये स्प्लिट होगा और ये रिड्यूस करेगा एक अमाउंट, एक प्रोडक्ट बनाएगा, एक एनर्जी बनाएगा जिसको हम NADPH कहते हैं। So this NADPH will be helpful to for the energy production in the plant cell. इसके अलावा टू मॉलिक्यूल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोटोसिस्टम एक अलग से प्रोसेस होता है जिसमें ये सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। मतलब जब वाटर ब्रेक करेगा तो
आपका जो है वाटर ब्रेक करेगा तो डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक करेगी, जिसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आ रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हाफ ऑफ द ऑक्सीजन भी जो है वो रिलीज हो रही है। तो हमारे पास ये सारा प्रोसेस जो है वो डन होगा, जिसको हम फोटोलिसिस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं फोटोलिसिस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें वाटर की ब्रेक डाउन हो रही है इनटू स्मॉल अमाउंट, इन दिस वाटर है बिकम ब्रेक इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज एंड ऑक्सीजन रिलीज। सो दिस प्रोड्यूस द फोटोलिसिस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन होता है दैट कंटेनिंग द हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इन्वॉल्व होती है, जिसमें हाई अमाउंट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू अ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। और ये आपके पास क्या बनाती हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एटीपी कहते हैं। एंड दिस वन इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, मतलब सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है, दैट इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बनती है। जो नेक्स्ट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है NADPH प्रोडक्शन। NADPH जो हमने अभी डिस्कस किया था, दैट वन इज द प्रोटीन एंड दैट वी कॉल द निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, विच इज द NADPH। हमारे पास ये प्रोड्यूस्ड होगा, और ये मॉलिक्यूल जो है इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ NADPH a production that we call also as a light dependent reaction, nicotine and adenine dinucleotide phosphate, which is the NADPH. सो द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हमारे पास इसके बाद स्टार्ट हो गए, जिसमें लाइट का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होगा, विच वी कॉल द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। एंड दैट आल्सो इन्वॉल्व इन द केल्विन साइकिल, जो कि क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स जो है वो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज फिक्स इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये फिक्स होगी और हमारे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड बनाएगी, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, दैट आल्सो डन इन द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। Light independent reaction in the last produce the sugar formation. Here you can observe the 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of the water. It will produce the glucose and the oxygen molecule. So it is very helpful to generate the glucose for the plant in the presence of the sunlight through a series of catalyzed reaction, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे और वो आपकी लाइट एनर्जी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, जो कि सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ दिस इज द लेबल डायग्राम ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट एनर्जी इन द लीफ विच वी कॉल द वाटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्लोरोप्लास्ट की बात की थी, सो दिस डायग्राम इज द क्लोरोप्लास्ट। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द थाइलोकाइड्स मेम्ब्रेन, जो कि बिल्कुल कॉइन की तरह एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्टेड है। इनको हम होल एज अ ग्रेनम का नाम देते हैं। और ये आपकी एटीपी और एनएडीपी जो एनएडीपी है, जितनी भी प्रोटीन्स हैं उनमें भी ये हेल्प करती है। तो ये सारा प्रोसेस जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब ये सनलाइट पर डिपेंड कर रहा है और आपकी एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। ये इसके अलावा जो इसके बैकग्राउंड में जो लाइट ग्रीन कलर है, दैट इज द स्ट्रोमा, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। और जितना भी केल्विन साइकिल है कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन, वो स्ट्रोमा के अंदर होगी। सो एज अ होल दिस प्रोसेस इज द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, while the light independent reaction will be done in the stroma। स्ट्रोमा के अंदर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा और लास्ट प्रोडक्ट बनेगा आपके पास ग्लूकोज। सो दिस इज द जर्नल डायग्राम ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट सेल। So, what is the significance of the photosynthesis? The first significance of the photosynthesis is the primary energy source. फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस जो है उसमें आपका प्राइमरी एनर्जी सोर्स जो है वो आपकी फूड चेन है, जो कि अर्थ में जितनी भी लाइफ है उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो ये हेल्प करती है आपकी
जो है जितनी भी एनर्जी सोर्सेस हैं, जैसे कि आप जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ को प्रिवेंट करने के लिए, उनकी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए जो प्लांट्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं. सो इट्स मीन द सनलाइट और फोटोसिंथेसिस द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर ऑल द प्लांट और ऑल द organisms. So it will helpful for the plants to generate the food in the form of the carbohydrates. ऑक्सीजन प्रोडक्शन इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, जो कि एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो कि सरवाइव करते हैं ऑक्सीजन पे, उनकी सर्वाइवल के लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो इस वजह से इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है. थर्ड ये है कि क्लाइमेट रेगुलेशन. फोटोसिंथेसिस हेल्प करती है ताकि अर्थ की क्लाइमेट जो है वो रेगुलेट हो सके और ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सके और एटमॉस्फेयर आपका बिल्कुल प्लेजेंट हो. सो ये क्लाइमेट रेगुलेशंस में भी हेल्प करती है ताकि आपका क्लाइमेट अच्छे से रेगुलेट हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सके फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. कार्बन सिंक का मतलब प्लांट स्टोर करता है कार्बन को इन द फॉर्म ऑफ द बायोमास. बायोमास मीन उनके रूट शूट और लीफ के जो भी बायोमास है उसमें कार्बन जो है वो स्टोर होता है, और ये हेल्प करती है ताकि जितने भी क्लाइमेट चेंजेस हैं उनको हम मिटिगेट कर सके. सो कार्बन सिंक इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंस है फॉर द फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. अच्छा, कुछ फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं. सबसे पहला फैक्टर आता है लाइट इंटेंसिटी. फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत ज़्यादा लाइट जनरली लीड टू इंक्रीज द फोटोसिंथेसिस. जितनी ज़्यादा लाइट होगी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उतना ज़्यादा होगा, लेकिन अप टू सर्टन पॉइंट्स, मतलब कुछ पॉइंट्स तक अगर इससे ज़्यादा लाइट जो है वो एक्सीड कर गई तो आपकी इंटेंसिटी, आपका जो प्लांट की ग्रोथ है वो इफेक्ट हो सकती है. तो ये पहला फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस की लाइट को इफेक्ट करता है. सेकंड फैक्टर इफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर एग्जांपल, हायर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ये फोटोसिंथेसिस को स्टिमुलेट करती है, जबकि एक्सेसिव अमाउंट जो है उसको इनहिबिट कर सकती है. सो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को. इसके अलावा टेम्परेचर आता है. आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस के लिए वेरी डिपेंड करते हैं आपकी प्लांट की स्पीशीज पे. हर एक प्लांट की स्पीशीज एक खास टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकती है, तो इस वजह से फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है ताकि आप उस टेम्परेचर पे प्लांट को सरवाइव कर सके. सो द थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट. फोर्थ फैक्टर वाटर अवेलेबिलिटी. फोटोसिंथेसिस में वाटर बहुत ज़्यादा इसेंशियल्स होती है और रिएक्टेंट का काम करती है, हमने रिएक्शंस में पढ़ा था. सो वाटर की एक्सेस और लिमिटेड अमाउंट भी इफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस. सो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. जितना अमाउंट का वाटर जो है अवेलेबल होगा उतनी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मोस्ट एफिशिएंटली वर्क करेगा. अच्छा, लास्ट जो फैक्टर इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को वो आपकी मिनरल्स की न्यूट्रिशंस हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसको हम नाइट्रोजन कहते हैं. ठीक है, ये आपकी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. फास्फोरस. फास्फोरस इज द जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ग्रोथ में हेल्प करता है. एंड द मैग्नीशियम्स. ये तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्लोरोफिल जब बनता है तो उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. और इसके अलावा जितना प्लांट के मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, सो अगर ये तीनों न्यूट्रिएंट्स अच्छे से फर्टिलाइजर्स के थ्रू या कोई भी प्लांट्स की सॉइल्स के थ्रू उनको अवेलेबल हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो मोस्ट एफिशिएंटली जो है वो डन होगा. So photosynthesis is all about the synthesis of food products, carbohydrates from the by the help of the sunlight in the plant cells. So photosynthesis के साथ जो कनेक्ट आता है वो आती है इसकी ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट. जब प्लांट अच्छे से सिंथेसाइज हो जाएगा तो प्लांट्स की ग्रोथ एंड प्लांट्स की जो डेवलपमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी. सो दैट्स वाई द सेकेंड जो इसके साथ कनेक्टेड टॉपिक है विच वी कॉल दिस द पॉलिनेशन. पॉलिनेशंस जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ पे डिपेंड करता है, प्लांट्स की डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, प्लांट्स किस तरह से जो है वो ग्रो होते हैं फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. फिर यहाँ पे इसकी पॉलिनेशन के थ्रू प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो डन होती है. अच्छा, पॉलिनेशन आपके पास जो है हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं कि पॉलिनेशन होती क्या है प्लांट सेल्स में. पॉलिनेशन हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स, आपके पास बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं. पॉलन ग्रेन्स को हम डिफाइन करते हैं वो
स्मॉल सीड्स जो कि ट्रांसफर होते हैं इन द प्लांट सेल्स, ठीक है। सीड्स जो कि एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल में ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि जो फ्लावर होता है उसका जो मेल पार्ट है फ्रॉम द एंथर टू द फीमेल पार्ट स्टिग्मा, द सीड्स विल बी ट्रांसफर। अब यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिनेशन, द पोलन ग्रेन है बी ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, सो दिस इज द पॉलिनेशन इन द प्लांट सेल, जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। अच्छा, ये ट्रांसफर करती है कि आपके प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो और सीड्स एंड फ्रूट्स की जो है वो प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, तो उसको हम पॉलिनेशन जो है वो कहते हैं। अच्छा, लेबल डायग्राम अगर पॉलिनेशन का अगर देख लें तो यहाँ पे आपके पास एक हमारे पास मेल पार्ट है, दैट इज द एंथर, और हमारे पास जो है स्टेगमा विच इज द फीमेल पार्ट। सो द pollen will be transferred in the flower and it will help for the production of the other flower or the production of the other species of the flower with the help of some pollinators। pollinators इन्वॉल्व होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसफर ऑफ द पॉलन्स में। अब हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन। अच्छा, पॉलिनेशंस को हम दो मेन टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। पहले आती है आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हमारे पास कहाँ होती है, ये ज्यादातर हमारे पास सेम प्लांट्स में होती है। अब इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टेगमा ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर के जो एंथर है उससे पॉलन ट्रांसफर हो टूवर्ड द स्टेगमा, मतलब स्टेगमा की तरफ ट्रांसफर हो फ्रॉम द एंथर, लेकिन हमारे पास फ्लावर जो है वो सेम है, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन का नाम देंगे। सेल्फ मीन विद इन द प्लांट और विद इन द फ्लावर जब ट्रांसफर ऑफ द सीड्स होते हैं तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन के आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेम ही प्लांट है जिसके एंथर है और दिस वन पार्ट इज द स्टिग्मा। So the pollen is transferred between the anther and the stigma and the fertilization process will be done. So it's mean that the process is done in the self pollination, मतलब self pollination is the process which have been done in within the same plant। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम फ्लावर के अंदर जो है वो पॉलन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेशन की इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें एक तो लेस एनर्जी रिक्वायर होती है, मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, और पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती है। वो हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेटर्स क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप्स के पॉलिनेटर्स होते हैं जो कि पॉलन्स को आगे जो है वो ट्रांसफर करते हैं। नाउ सेल्फ पॉलिनेशन से हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है कि इसके जरिए हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी, अगर हम फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा जेनेटिकल डाइवर्सिटी चाहते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन के जरिए हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी इफेक्ट हो सकती है। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंड जो एक टाइप है विच वी कॉल द क्रॉस पॉलिनेशन। Same definition say it's mean involve the transfer of pollen from the anther of one flower। अब हमारे पास this one is the one flower, ये एक flower है, to the stigma of the another flower। यहाँ पर एक दूसरा फ्लावर है, वहां के स्टेगमा की तरफ पॉलन को ट्रांसफर किया जा रहा है। सो द पॉलन कैरी बाय दिस पॉलिनेटर एंड इट ट्रांसफर द पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टूवर्ड द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशी। मतलब प्लांट्स हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन स्पीशी हमारे पास सेम है। स्पीशीज मीन कि उसकी जो ओरिजिन है, उसका जो ओरिजिन है प्लांट्स का वो बिल्कुल सेम है। सो दिस वी कॉल्ड दिस एज अ क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन में यहाँ देख सकते हैं कि दिस वन इज द फ्लावर ए एंड द फ्लावर बी। सो दिस इज द pollinator in that case which is the honey bee। So anther produce the pollen and it transfer the anther with the help of this pollinator to the stigma। अब दूसरे स्टिग्मा की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो रहा है और हमारे पास pollen कैरी कर रहा है बाय द pollinator जो कि हमारे पास हनी बी है। तो ये आपको क्रॉस पॉलिनेशन की एग्जांपल्स जो आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, क्रॉस पोलिनेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि यहाँ पे आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो प्रमोट होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी एक्सप्लेन हो सकती है। इसके अलावा आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्थियर होगा और अडॉप्टेबल ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं इन द प्लांट सेल्स, मतलब उसकी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं प्लांट्स की वो अडॉप्टेबल, उनमें अडॉप्टेबिलिटी का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो क्रॉस पॉलिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन द सेल्फ पॉलिनेशन।
तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें हमें असिस्टेंट मस्ट रिक्वायर होता है, जिसको हम पॉलिनेटर्स कहते हैं। डिफरेंट टाइप के पॉलिनेटर्स हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स एंड विंड्स इज द एग्जांपल ऑफ द पॉलिनेटर्स। सो नाउ द फर्स्ट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन जिसको पॉलिनेटर्स में हेल्प करते हैं, दैट वाज इज द इंसेक्ट। इसमें हम आपके पास आती हैं बीज, बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स एंड फ्लाइज। ये मोस्ट कॉमन इंसेक्ट पॉलिनेटर्स हैं, जो कि ज्यादातर फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं थ्री रीजन से। फ्लावर का कलर, उसकी सेंट जो फ्रेगनेंस है, और नेक्टर, हनी भी, हनी की वजह से ये सब अट्रैक्ट होते हैं और वहां से पॉलन को ये कैरी करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एजेंट ऑफ द पॉलिनेशन, जिसको हम पॉलिनेटर्स कहते हैं। सेकेंड एजेंट जो पॉलिनेशन का है, विच वी कॉल द बर्ड्स। अच्छा, इसमें हमारे पास आती हैं हुमिंग बर्ड्स। हुमिंग बर्ड्स और दूसरा जो आती है सन बर्ड्स। ये दो बर्ड्स हैं जो कि पॉलिनेटर्स का काम करते हैं, और ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये ज़्यादातर फ्लावर की ब्राइटनेस की वजह से, उसके कलर की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, नेक्टर की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ से पॉलन को जो है वो ये ले लेते हैं। सो दिस इज द बर्ड्स विच इज द एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन। थर्ड एजेंट्स जो पॉलिनेशन का है वो आपका बैट्स है। सम प्लांट्स जो कि नाइट में ब्लूम करते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें ब्लूमिंग कैपेसिटी इन द नाइट होती है। तो बैट्स क्या करते हैं कि वो पॉलिनेशन का प्रोसेस इन प्लांट्स में करते हैं। बैट्स अट्रैक्ट होते हैं लार्ज फ्रेगनेंट फ्लावर्स की वजह से, विद अबंडेंट नेक्टर्स की वजह से, वहां से जो है वो सीड्स कलेक्ट करते हैं एंड देन इट ट्रांसफर टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा एजेंट है पॉलिनेशन को, वो है आपकी विंड्स। विंड्स मतलब हवा जब चलती है। सो विंड पॉलिनेशन इज कॉमन। ज़्यादातर जो ग्रासेस होती हैं, वो जो ट्रीज होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और जिनका अनकॉन्सेप्शियस फ्लावर होता है, जहाँ पे पॉलिनेटर्स नहीं पहुँच सकते, तो हवा के जरिए पॉलिनेशन का प्रोसेस डन होता है। हवा, विंड जो है वो पॉलन्स ग्रेन्स को लेती है और फिर एंथर और स्टेगमास की तरफ जो है वो ट्रांसफर करती है। सो विंड्स इज अनदर पॉलिनेटर जो कि हेल्प करता है टू ट्रांसफर द पॉलिनेशन बिटवीन द स्टेगमा एंड द एंथर्स। वाटर इज द अनदर एजेंट्स इन एक्वेटिक प्लांट। बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट ऐसे होते हैं जो कि जो है फोटो पॉलिनेशन का प्रोसेस करते हैं। पॉलन वहाँ पे वाटर करंट के जरिए फ्लो करता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ, तो आपका वाटर जो है वो इन फ्लावर्स में जो है वो मूव कर जाएगा। तो दिस इज द एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन का प्रोसेस हमारे पास हो गया है। दिस इज द जनरल एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन। आप देख सकते हैं बहुत सारे एजेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पॉलिनेटर आपकी बी है जो कि पॉलिनेशन का काम करती है। मैमल्स में बात करें तो बैट्स हैं। बर्ड्स में बात करें तो हुमिंग बर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा विंड पॉलिनेटर्स भी हैं एंड वाटर पॉलिनेटर्स। ये एजेंट्स हैं पॉलिनेशंस के जो हेल्प करते हैं ताकि पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर सके फ्रॉम वन पार्ट इनटू द अनदर पार्ट। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलिनेशन? पॉलिनेशन बहुत ज़्यादा इसेंशियल है फॉर प्रोडक्शन के लिए और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, इंक्लूडिंग वो प्लांट जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और सीड्स को कंज्यूम करते हैं। ये आपकी कंट्रीब्यूशन करती है बायोडाइवर्सिटी में। जितना भी बायोडाइवर्सिटी का प्रोसेस है उसमें पॉलिनेशन मेन रोल प्ले करती है। इकोसिस्टम हेल्थ मतलब इन्वायरमेंट को सस्टेन रखने में हेल्प करती है, और फूड की सिक्योरिटी में, मतलब ये थ्री ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पॉलिनेटर्स जो है क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस हो सके, मतलब एनवायरनमेंट में इकोलॉजी बैलेंस हो सके और आपको ह्यूमन एग्रीकल्चर भी सपोर्ट कर सके। तो ये इम्पोर्टेंट्स है पॉलिनेशंस की, जो कि हेल्प करती है और कंट्रीब्यूट करती है बायोडाइवर्सिटी में, इकोसिस्टम की हेल्थ में और फूड सिक्योरिटी में। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलिनेशन, जो कि आपकी रिप्रोडक्शन में, प्रोड्यूस करने में, सीड्स जो हम कंज्यूम करते हैं और बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम में, ये सब प्रोसेस में जो है वो हेल्प करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिनेशन, द टाइप ऑफ द पॉलिनेशन, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी आपकी सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। एंड डिफरेंट एजेंट्स जो थे वो इन्वॉल्व हैं कि किस तरह से ये एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं टू ट्रांसफर द pollen tubes. So these are the today topics and these topics are included in the final exams जो मिड टर्म का एग्जाम है
उसमें आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके डिस्कस हो चुके हैं। जो भी टॉपिक्स हैं आपके